हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं महेश कुमार साहू आज लेकर आए हैं वेव का 6th लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। इसके पहले के क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब भी दो वेव का सुपरपोजिशन होता है तो तीन तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इंटरफेरेंस। सेकेंड इफेक्ट है बीट्स, और थर्ड है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव या इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। इंटरफेरेंस फेनोमेना के लिए दो वेव में फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, और दोनों वेव का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे होंगे, सेम डायरेक्शन। बीट्स के लिए कंडीशन क्या है? तो दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, सेम डायरेक्शन। और स्टैंडिंग वेव के केस में सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन डायरेक्शन इस बार अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। और इसके साथ सेम एम्पलीट्यूड। आज हम लोग देखेंगे स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव को, जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा टू वेव का। और ये दोनों वेव जब सुपरपोज करेंगे तो सुपर पोजिशन के बाद जो नेट रिजल्टेंट बनेगा उस वेव का इक्वेशन देखेंगे, जिसको हम लोग स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कह रहे हैं। जब भी दो वेव हैं वो सुपरपोजिशन फेनोमेना कर रहे हैं या सुपरपोजिशन कर रहे हैं जब दो वेव, तो सुपरपोजिशन के बाद एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। इस स्टेशनरी वेव में, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। इंटरफेरेंस में और बीट्स में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हम लोग वेव में क्या पढ़े हैं? वेव का जो डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं उसमें हम लोग क्या देखे थे कि वेव क्या है? डिस्टरबेंस होता था, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, जिसमें एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर होता था एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक तरह का एसएचएम जैसा बिहेव करेगा। जैसे एक स्ट्रिंग को लिए, दोनों एंड को फिक्स किए, यहां से इसको खींच करके छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा? अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेगा। या ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रिंग को लिए ऐसा, इस स्ट्रिंग को एक पॉइंट पर खींचे और ये ऐसा चलने लगा, और इधर से ये भी फिक्स्ड एंड है और ये भी फिक्स्ड एंड है, तो क्या होगा? तो इधर से ये वापस इस तरह से चलना शुरू करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना कि रिफ्लेक्शन, वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ट्रांसमिशन होगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। और रिफ्लेक्शन कितने तरह का पढ़े थे हम लोग? दो तरह का, एक फिक्स्ड एंड के लिए और एक फ्री एंड के लिए। तो अभी हम लोग दोनों एंड के लिए, फिक्स एंड के लिए और फ्री एंड के लिए, दोनों के लिए स्टेशनरी वेव का या स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन के लिए। अगर फिक्स्ड एंड के साथ रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई दे रहा था? एक वेव इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये एंड इसका फिक्स है, तो ये क्या करता था? इस तरह से वापस लौटता था v वेलोसिटी के साथ। इसका एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ए एम्पलीट्यूड ऑफ
रिफ्लेक्टेड वेव ये v वेलोसिटी से अगर जाता था तो v वेलोसिटी से ही या v स्पीड से ही वापस आ रहा था। अगर इसका इक्वेशन लिखे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इंसिडेंट वेव के लिए तो y i इक्वल्स टू, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर पाई का फेज चेंज होता था, और इस पाई को अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहां पर एक माइनस लिखना होगा, यानी ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग वाई आर इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सॉरी प्लस के एक्स। ऐसा ये दोनों इक्वेशन हो गए रिफ्लेक्शन वेव के लिए और ये इंसिडेंट वेव के लिए। अब इन दोनों का अगर सुपरपोजिशन होता है तो सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा, वाई नेट, तो वाई नेट कैसा हो जाएगा, वाई आई प्लस वाई आर, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए वाई आई का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस करेंगे ए साइन, अच्छा ये माइनस साइन है ना, तो यहां प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, अगर ए को बाहर निकाल दें तो साइन सी माइनस डी हो जाएगा। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा होता है। तो अब ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई नेट, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो गया, ये c है और ये d है, तो साइन c माइनस डी हो गया कॉस c प्लस डी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ओमेगा टी अकेले बचेगा, तो यहां बचेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बचेगा, क्योंकि ये प्लस में के एक्स कैंसिल हो गया, इसके साथ साथ साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये माइनस माइनस मिल करके यहां हो जाएगा माइनस के एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसा। ये माइनस को बाहर लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाई नेट का वैल्यू, वाई नेट का जो वैल्यू हो गया हमारे पास वो हो गया ए के एक्स वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस पहले बाद देना पड़ेगा ना, तो पहले बाहर माइनस लिख लेते हैं, माइनस ए साइन के एक्स साइनस माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है स्टैंडिंग वेव का। अब ये इक्वेशन सिर्फ ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं है, ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है, अच्छा यहां पर एक 2 छूट गया है ना, साइन सी यहां पर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहां एक 2 आएगा ए के साथ में, तो यहां आ जाएगा माइनस 2a, ऐसा। अब ये फॉर्मूला जो स्टैंडिंग वेव का बना है ये साइन कॉस के टर्म में है, कॉस को ऐसा भी हो सकता है कि कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसा भी हो सकता है साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ऐसा भी हो सकता है कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास स्टैंडिंग वेव का या स्टेशनरी वेव का। अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से हैं, तो ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है और ये नेट रिजल्टेंट का इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं इन तीनों के लिए ग्राफ, तो ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखते हैं।
अगर ग्राफ बनाएंगे तो t इक्वल्स टू 0 और यहां पर इसमें ले लेते हैं इंसिडेंट वेव के लिए, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, और ये नेट जो रिजल्टेंट है हमारे पास। तो t इक्वल्स टू 0, इंसिडेंट में जब t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t 0 हो गया तो ओमेगा t क्या हो गया 0, तो a साइन माइनस के एक्स, तो ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a साइन के एक्स, ऐसा हो जाएगा। अगर रिजल्ट रिफ्लेक्टेड के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड के केस में t 0 हो गया है तो क्या हो गया माइनस a साइन के एक्स, तो माइनस a साइन के एक्स। और अगर रिजल्टेंट में देखें तो दोनों रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो गया तो क्या होगा माइनस 2a साइन के एक्स, या फिर इसमें देखिए t को हम लोग क्या पुट कर दिए 0, तो t को 0 पुट किए तो ये cos क्या हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो cos 0 1 हो गया तो यहां से क्या हो गया 2a साइन के एक्स माइनस में, तो माइनस 2a साइन के एक्स, ऐसा हो गया। नेक्स्ट t इक्वल्स टू t/4 के लिए, तो अब t के पास t/4 पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, तो ये हो गया 2π/t और ये हो गया t/4, तो पुट करते हैं तो 2π/t इंटू t/4, ये ऐसा पुट होगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/2, इसका मतलब साइन a साइन π/2 माइनस थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा a cos kx, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड के केस में, तो रिफ्लेक्टेड का केस ये है, इसमें भी t/4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा, लेकिन एक माइनस बाहर है तो π/2 प्लस थीटा क्या हो गया cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा, और थीटा के जगह पर हमारे पास kx। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि अपोजिट साइन के साथ 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो गया 0। हम लोग क्या पुट किए थे इसके पास, t के पास t/4 पुट किए थे, तो t/4 पुट किए तो क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसे यहां भी पुट करके देख सकते हैं हम लोग, यहां ओमेगा t क्या है 2π/t इंटू t के पास क्या पुट किए हैं t/4, t से t कैंसल, ये कैंसल π/2, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहां 0 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट t इक्वल्स टू t/2 के लिए, अब t इक्वल्स टू 2/2 पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 2π/t और t का वैल्यू हो गया t/2, तो 2 से 2 कैंसल, t से t कैंसल, क्या हो गया पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, पाई या 2π पर साइन चेंज नहीं होता है, साइन ही रहेगा, तो साइन तो पाई साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन और यहां माइनस है एक साइन, तो माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां से हो गया a साइन पाई माइनस के एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस के एक्स क्या हो जाएगा साइन के एक्स, तो यहां से हो जाएगा साइन ए साइन के एक्स, ऐसा हो गया। उसी तरह से अब रिफ्लेक्टेड का देखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां से पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन साइन ही रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, और एक माइनस इसके पास पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ए साइन के एक्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा
ए साइन के एक्स प्लस ए साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स। यहां से भी देखेंगे तो यहां टी के पास हम लोग क्या पुट किए हैं, टी के पास t/2 पुट किए हैं, तो देखिए ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 पाई टी, और टी का वैल्यू हो गया t/2, 2 से 2 कैंसल, टी से टी कैंसल, पाई बचा, तो cos पाई का वैल्यू -1, और ये -1 बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2a साइन के एक्स, तो देखिए 2 साइन के एक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं t इक्वल्स टू, नेक्स्ट है t इक्वल्स टू 3t/4 के लिए, तो 3t/4 के लिए क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू रखना है 2 पाई/t, और t का वैल्यू क्या रखना है, t का वैल्यू रखना है 3t/4, t से t कैंसल, ये 2 तो क्या आ गया 3 पाई/2, और 3 पाई/2 के लिए क्या हो जाता है, 3 पाई/2 के लिए ये 3 पाई/2 हमारे पास ये लाइन है, और 3t/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और यहां पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस के एक्स, तो यहां आ गया माइनस a cos के एक्स। रिफ्लेक्टेड के लिए देखते हैं, तो यहां पर क्या आ गया 3t/2 प्लस थीटा, तो 3t/2 प्लस थीटा कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये cos में चेंज हो जाएगा 3t/2 पर, 3 पाई/2 पर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो वहां cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव होता है, तो यहां हो जाएगा a cos के एक्स। अब यहां देखिए दोनों अपोजिट साइन के साथ है, ये अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस के एक्स माइनस प्लस कॉस के एक्स मिलकर क्या हो गया 0 रिजल्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग t के लिए, t इक्वल्स टू कैपिटल T, तो t इक्वल्स टू जब कैपिटल T पुट करेंगे, तो यहां पर कैपिटल T पुट करेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/t, और t का वैल्यू कैपिटल T से t कैंसल 2 पाई, तो cos sin 2 पाई प्लस साइन 2 पाई माइनस के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के एक्स, माइनस a साइन के एक्स। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया t का वैल्यू t, तो यहां पर ये हो गया 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक साइन यहां पर भी है माइनस पहले से, तो ये हो गया माइनस a साइन के एक्स। तो फिर से इसका वैल्यू कितना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया माइनस 2a साइन के एक्स, ऐसा हो जाएगा। अच्छा माइनस 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 यहां पर, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंसिडेंट के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए और नेट के लिए, तो हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं नेट रिजल्टेंट का, जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, तो इसके लिए बनाएंगे ये t इक्वल्स टू 0 के लिए है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस का मतलब इधर से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट t इक्वल्स टू t/4 के लिए, t इक्वल्स टू t/4, तो इसके लिए क्या बनेगा, तो देखिए ये 0 है, मतलब इसका ग्राफ जो है वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है t इक्वल्स टू t/2 के लिए, t इक्वल्स टू t/2, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए बनेगा 2a साइन के एक्स का, तो ये ऊपर से बनेगा इस बार ऐसा। नेक्स्ट t इक्वल्स टू 3t/4 के लिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, t इक्वल्स टू 3t/4 के लिए 3t/4, इसके लिए कैसा बनेगा, तो ये 0 है, मतलब इससे ये स्टेशनरी दिखाई देगा। नेक्स्ट t इक्वल्स टू
कैपिटल टी के लिए, तो फिर से कैसा बनेगा -2a, यानी फिर से ऐसा चलेगा। अब इसमें देखिए ये जो है पॉइंट, अब ये सबको एक साथ मिलाएंगे ना, तो जब सबको एक साथ मिलाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये इसी के ऊपर आ जाएगा ऐसा, ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसा, और ये लाइन, तो देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, स्ट्रिंग का ये पॉइंट कभी भी मूव कर ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसमें अगर इस पॉइंट को देखें तो ये ऊपर जा रहा है ऐसा, और इसका एम्पलीट्यूड इतना ही है नीचे की तरफ, ये अपने पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है। जब ये पार्टिकल अपने पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है ना, तो ये उतना ऊपर जा रहा है और इतना नीचे आ रहा है, इस तरह से। ये पार्टिकल ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, ये ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, ये अपने ही पॉइंट पर रुका हुआ है, अपने ही पोजीशन पर वो रुका हुआ है। तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। उसी तरह से जब ये नीचे आएगा तो इधर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह से अगर यही इसी फिगर को इस पर बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड जो है उस मैक्सिमम है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ये अपने पॉइंट पर इसके लिए एम्पलीट्यूड जो होगा, इस पॉइंट के लिए, इस पार्टिकल के लिए जो ऑसिलेशन होगा, इसका एम्पलीट्यूड इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो ये कैसा वेव का फॉर्मेशन करेंगे, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपने ही पोजीशन पर ऊपर नीचे होता रहेगा, ये अपने पोजीशन पर ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये इंड क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। इसके बाद एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसमें जो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहे हैं, ऑसिलेट कर ही नहीं रहे हैं, जो फिक्स हो चुके हैं पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलेंगे उसको, नोड्स। और वैसे पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड, एंटी नोड। अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है ये, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। यहां क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एक नोड और एक एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 का। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, फिर से लैम्डा बाई 2 का। तो 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, और 2 एंटी नोड, 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। अब यहां से हम लोग नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार इस इक्वेशन से। ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। अब स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन में ये जो पार्ट है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, और ये पार्ट जो है ये कहलाता है फेज। तो एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर। एम्पलीट्यूड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अभी हम लोग ग्राफ में देखे थे कि अगर ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नोड्स। और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंटी नोड। तो पहले हम लोग नोड का कंडीशन देखते हैं फॉर नोड। तो नोड के लिए ये kx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0।
सॉरी kx का वैल्यू क्या, साइन kx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तभी तो उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, क्योंकि 2a तो 0 होगा नहीं। तो 0 कौन, जिसको 0 किसको होना पड़ेगा, साइन kx को। तो साइन kx को 0 होने के लिए साइन kx इसको 0 होना है, तो इसका मतलब kx का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो kx का जो वैल्यू है हमारे पास ये होना चाहिए 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है, 2 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, 3 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, इस तरह से। तो अच्छा इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए k का वैल्यू क्या, 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है अगर 0 का, तो अगर 0 का बराबर हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो इस केस में x का वैल्यू हो गया 0। अगर पाई हो जाता है तो पाई से पाई कैंसल, लैम्डा इधर चला गया, 2 इधर चला गया, मतलब x का वैल्यू लैम्डा बाई 2। अगर 2 पाई हो जाता है तो kx का वैल्यू अगर 2 पाई होता है तो यहां 2 हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, x का वैल्यू लैम्डा। तो इस तरह से आगे 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए अभी क्या बोले थे कि कभी भी दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा बाई 2। तो देखिए 0 से लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा, फिर से 2 लैम्डा बाई 2 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2। एंटी नोड का केस देखते हैं इसमें, एंटी नोड्स। तो इसके लिए एंटी नोड्स के लिए cos ओमेगा टी का वैल्यू को मैक्सिमम मान लेते हैं, cos ओमेगा टी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। अब इसमें साइन के एक्स को देखते हैं, तो साइन के एक्स इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम का मतलब 1 होना पड़ेगा इसको, तभी तो एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड कौन सा पॉइंट था, वैसा पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो रहा था, एंटी नोड कहला रहा था वो पॉइंट। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो इस केस में kx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। इन सारे पॉइंट्स पर साइन का वैल्यू या तो -1 या तो प्लस होगा। एम्पलीट्यूड जो है वो नीचे डायरेक्शन में भी होता है ना, तो माइनस भी आ सकता है तो चलेगा इसका। एम्पलीट्यूड ऐसा होगा ना, ऐसा, तो ये नीचे वाले का माइनस साइन के साथ आएगा। अब इसमें ये kx का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो अगर kx का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, अगर इसका वैल्यू हो जाए पाई बाई 2, अगर रखें इसके पास पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा पाई से पाई कैंसल, तो कितना हो गया, ये पाई पाई कैंसल, लैम्डा ऊपर चला गया, 2 इधर आ गया, तो हो गया लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट इसके पास रखेंगे 3 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसल, 2 इधर आया, तो हो गया 3 लैम्डा बाई 4। और इन दोनों के बीच में फिर से देखिए लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस है, तो इस तरह से आगे 5 लैम्डा बाई 4। इस तरह से एंटी नोड का कंडीशन हो गया। अभी तक जो कुछ भी हम लोग किए इसमें क्या क्या किए, स्टेशनरी वेव को देख रहे थे, सुपरपोजिशन का 3 इफेक्ट देखे, जिसमें 3 इफेक्ट में क्या क्या है, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव, जिसमें स्टेशनरी वेव को हम लोग देख रहे हैं। स्टेशनरी वेव में 2 वेव सुपर इम्पोज कर रहे थे, एक डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, एक फिक्स यूनिट से टकराने के बाद। तो रिफ्लेक्शन का केस था, जिसमें एक इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखे, दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखे, और उन दोनों को ऐड किए तो नेट रिजल्टेंट वेव आया, जिसको हम लोग स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। और इसका ग्राफ देखे, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखे, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखे। ये सारा कंडीशन हम लोग तब किए हैं जब, या जो कुछ भी हम लोग निकाले उसके लिए क्या फिक्स कर दिए थे, एक इंड को फिक्स कर दिए थे। अब सेम कंडीशन चलेगा फ्री इंड के लिए।
रिफ्लेक्शन का दो केस होता है ना, एक फिक्स एंड और दूसरा फ्री एंड। तो जब हम लोग फ्री एंड के लिए देखेंगे तो एक बार फ्री एंड के लिए भी करते हैं। तो फ्री एंड के केस में स्टेशनरी वेव रिफ्लेक्शन फॉर फ्री एंड, फ्री एंड रिफ्लेक्शन। तो फ्री एंड के केस में क्या हो जाएगा, हम लोग एक वेव बना रहे थे ऐसा, जिसमें यहां पर एक रिंग हम लोग लगाए थे, ये ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव था ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो आ रहा था वो ऐसा आता है। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग में जो इस तरह का एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसमें एक एंड को, इसके इस एंड को क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा, तो ये रिंग क्या होता था, ऊपर नीचे होता था। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव था वो इस तरह से आ रहा था। इस केस में एम्पलीट्यूड नीचे नहीं आ रहा था इसका, इसके क्या हो रहा था, इसमें फेज का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। फ्री एंड के केस में फेज का कोई डिफरेंस नहीं था। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इंसिडेंट वेव का क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस बार फेज का डिफरेंस नहीं है इसलिए यहां माइनस साइन नहीं आया। तो वाई नेट कितना हो जाएगा, तो वाई नेट हो जाएगा वाई आई प्लस वाई आर, यानी कि ए साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस ए के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कैसा दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का केस दिखाई दे रहा है। और साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, ऐसा होता है। तो इसकी फॉर्मूला बनाते हैं इसको। तो ए बाहर हो जाएगा इसका, तो ए बाहर हो गया वाई नेट के लिए, ए बाहर हो गया, साथ में कौन है 2, तो 2 को भी बाहर लाते हैं, तो 2a हो गया इंटू साइन c प्लस डी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स कैंसल, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा टी, तो ये आ गया ओमेगा टी। नेक्स्ट cos c माइनस डी बाई 2, तो cos c माइनस डी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहां आ गया रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन आ गया स्टेशनरी वेव का, ये आ गया 2a, के एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो cos के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, और ये पार्ट क्या कहलाएगा, फेज। क्लियर। फिर से हम लोग नोड और एंटी नोड का केस देखते हैं। तो अगर नोड देखते हैं तो क्या हो जाएगा, नोड के केस में जो एम्पलीट्यूड होता था वो 0 हो जाता था। उस पार्टिकल का ऐसा बन रहा था ना फिगर, इसका फिगर ग्राफ फिर से बना लीजिएगा। तो ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सॉरी, इस बार कॉस के साथ का ग्राफ है, तो इस बार जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, जो मूव ही नहीं कर रहा था वो पॉइंट नोड कहला रहा था। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, 0। तो नोड के लिए क्या हो जाएगा, 2a cos kx का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 2a तो 0 होगा नहीं, 0 किसको होना पड़ेगा, cos kx को।
अगर ये 0 होता है तो kx का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो cos 0 कब होता है? π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, इस तरह से। तो ये हो जाता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह से। अगर इसको पाथ डिफरेंस को देखो, हम लोग पाथ को देखे लैम्डा के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? तो k का वैल्यू होता है 2π/λ इंटू x। अगर इसका वैल्यू π/2 ले लियो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? kx का वैल्यू अगर π/2 है तो पाई से पाई कैंसल, 2 इधर चला आया, तो ये हो जाएगा कि x इक्वल टू λ/4। नेक्स्ट, अगर यहां 3π/2 रखे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इधर चला गया, पाई से पाई कैंसल, तो 3λ/4। इसी तरह से आगे 5λ/4, 7λ/4, ऐसा। ये हो गया नोड का केस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटी नोड का केस। तो एंटी नोड कब बनता था? जब पार्टिकल जो है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था। तो मैक्सिमम कब होगा? साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम मान लेते हैं। तो हम लोग इसको मैक्सिमम लाना है, किसको है? 2a cos kx। ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम के केस में एंटी नोड बनेगा। तो मैक्सिमम होने के लिए cos kx, इसको क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? 1 हो या -1 भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर गया ना, नीचे भी आएगा तो एम्पलीट्यूड के केस में। तो ये +1 या -1 हो जाएगा। तो यहां से ये मैक्सिमम होने के लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम के केस में kx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, cos 0 का वैल्यू 1, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से। अब x का वैल्यू देखते हैं, तो kx में k का वैल्यू 2π/λ इक्वल टू, अगर 0 लिखते हैं पहले तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब पहला एंटी नोड कहां बनेगा? x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट, अगर पाई रखते हैं तो पाई से पाई कैंसल, लैम्डा ऊपर 2 नीचे, हो गया λ/2। नेक्स्ट, अगर 2 पाई रखते हैं तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, लैम्डा। तो इस तरह से देखिए, अभी भी 2 कंसेक्यूटिव, ये एंटी नोड का केस है ना, एंटी नोड, 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? λ/2। और नोड और एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना है? λ/4। और 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर 3λ/4 माइनस λ/4 करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है? 3λ/4 माइनस λ/4। तो यहां से 4, 3λ माइनस लैम्डा कितना? 2λ। तो 2λ/4 यानी कि λ/2। यहां भी दिखाई दे रहा है कि जो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? λ/2 का डिस्टेंस आ रहा है। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।